हमारा यह मानना है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों का सही उत्तर लिखने के लिए हमें न सिर्फ अवधारणात्मक जानकारियाँ चाहिए, बल्कि जो घटनाएं घट रही हैं, जो लेटेस्ट करंट से संबंधित जो नवीन घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को जानते हुए और उसकी अवधारणात्मक व्याख्या को समझते हुए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। भारत के वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक लोकपाल की भूमिका निभाने की जो जिम्मेदारी आज सीएजी के पास है, सीएजी को वह समझने की आवश्यकता है। और जब विद्यार्थी उत्तर दे रहा था 2024 की परीक्षा में, तो उससे यह अपेक्षित था कि वह सीएजी के उस पहलू को सामने लाए जिस पहलू को सामान्य तौर पर हम देख नहीं पाते हैं। मिनी सेक्शनल टेस्ट का जो हमारा मकसद है वह यह है कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से विद्यार्थी तैयारी करता है, उसके हर कदम का सही समय पर सही दृष्टिकोण के साथ पेशेवर मूल्यांकन हो। सभी विद्यार्थियों से, सभी अभ्यर्थियों से जो लोक सेवा की भावी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, वे समय पर सही निर्णय लेकर आत्मविश्वास के साथ रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी तैयारी करें। समय उन्हें निश्चित तौर पर सफलता प्रदान करेगा। हेलो एवरीवन, आज का हमारा ये कन्वर्सेशन यूपीएससी मेंस परीक्षा से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग विजन आईएएस के एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव मेंस एडवांस कोर्स के बारे में बातचीत करेंगे। और उसमें हमारा फोकस भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पे होगा। और इस बातचीत के दौरान अपने अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे साथ विजन आईएएस के सीनियर फैकल्टी श्री अशोक दुबे सर हैं। अशोक सर, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग आदित्य जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर, अब जैसा कि अभी मेंस परीक्षा खत्म हो चुकी है इस वर्ष के लिए, और एस्पिरेंट जो है अपने मेंस की तैयारी में लग चुके हैं और फोकस्ड हैं पूरी तरह से, तो पिछले वर्षों में आप पॉलिटी विषय में क्या ट्रेंड देखते हैं जो उन्हें अपनी तैयारी में जो है ना शामिल करना चाहिए तैयारी करने के दौरान, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं सर। विगत 4-5 वर्षों से जिस तरह से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था तथा गवर्नेंस को भी अगर ले लें, तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं जिन प्रश्नों की जो प्रकृति है वो मूलतः अवधारणात्मक तत्वों को लेकर करंट अफेयर को शामिल करते हुए विकसित की गई है। हमारा यह मानना है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन प्रश्नों का सही उत्तर लिखने के लिए हमें न सिर्फ अवधारणात्मक जानकारियाँ चाहिए, बल्कि जो घटनाएं घट रही हैं, जो लेटेस्ट करंट से संबंधित जो नवीन घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को जानते हुए और उसकी अवधारणात्मक व्याख्या को समझते हुए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। जिस तरह से 2024 में सवाल पूछे गए, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में अलग अलग तरह की धारणा या मैं कहूँ कि अलग अलग विचारधाराएं थी, परंतु यदि प्रश्न का सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण हम करें तो मूलतः 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे निर्वाचन से संबंधित है, न्यायपालिका से संबंधित है, संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है, देश की संसदीय जो प्रणाली है उसकी दिशा और दशा क्या है उससे संबंधित है, और मौलिक अधिकारों के साथ जिस प्रकार से विगत वर्षों में बदलाव आया है और जिस प्रकार से न्यायपालिका ने लगातार मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित अपने निर्णय दिए हैं, उन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमारा यह मानना है कि विद्यार्थियों को अपनी अवधारणात्मक समझ के साथ साथ जो घट रही घटनाएं हैं, इन घटनाओं को जोड़ते हुए अपनी एक रणनीतिक, व्यापक, विस्तृत तैयारी करनी चाहिए। और जैसे मैंने आपसे बताया कि 2024 का जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में निर्वाचन को लेकर जो समानांतर चुनाव के मुद्दे पर लंबे समय से एक बहस चल रही है, उस समानांतर चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे गए। न्यायपालिका का ध्यान जिस तरह से न्यायपालिका की आधुनिक प्रक्रियात्मक तत्वों पर है,
उदाहरण के तौर पर आर्बिट्रेशन से संबंधित, मेडिएशन से संबंधित चीज़ों पर जो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उससे सवाल पूछे गए हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि हाल के वर्षों में संघ राज्य संबंधों में जो बदलाव आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन की प्रकृति क्या है, उसका कारण क्या है। तो अगर इन सारी चीज़ों का हम विश्लेषण करें, या फिर एक सवाल पूछा गया कि संसद किस प्रकार से कार्यपालिका को जवाबदेह बना पा रही है या नहीं बना पा रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विगत वर्षों में जो घट रही घटनाएं हैं, या जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आ रहा है भारत के संविधान के प्रावधानों की व्याख्या में, या संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर संसदीय प्रणाली की जो वातावरण है, उसकी जो प्रकृति है, उसमें जो बदलाव आ रहा है, उसको ध्यान में रखकर प्रश्न पूछे गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें न सिर्फ गहन अवधारणात्मक जानकारी की ज़रूरत है, बल्कि जो करंट पर्सपेक्टिव है उसको उन अवधारणात्मक तत्वों से कैसे जोड़कर तैयारी की जाए, यह अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, पूर्व की तुलना में कहीं ज़्यादा। मतलब आप इस शिफ्ट को चेंजेस के रूप में, बदलाव के रूप में देखते हैं जो यूपीएससी शामिल कर रही है जी, और साथ साथ करंट के एस्पेक्ट उसमें शामिल होने चाहिए। बच्चों को अवधारणा स्तर पे करंट की भूमिका बढ़ानी पड़ेगी अपनी तैयारी के दौरान। तो सर, मैं इसी से लगा हुआ सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि इस शिफ्ट को आप कैसे देखते हैं, इसके निमित्त स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, और अभी जो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का जो समय होता है, मतलब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करने से पहले तक का समय, उसमें उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए इस विषय को लेकर सर? आदित्य जी, अगर आप इजाज़त दें तो इस वर्ष जो प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों में से एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, या दो प्रश्न मैं ले लूँगा। एक प्रश्न यह पूछा गया कि संघ राज्य संबंधों में जो बदलाव आ रहा है, अब वह बदलाव किस प्रकार का है। सामान्य तौर पर विद्यार्थी जब संविधान की अवधारणा को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं तो वे विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का अध्ययन कर लेते हैं, परंतु जिस प्रकार से बदलाव आया है, उस बदलाव का जो मूल कारण है वह है संविधान का अनुच्छेद 200 और 201। बदलाव का मूल कारण है ऑल इंडिया सर्विस नियमावली में परिवर्तन करके डेपुटेशन और ट्रांसफ़र से संबंधित जो नियमावली है उसमें परिवर्तन, या जो सीबीआई और ईडी से संबंधित जो नवीन विवाद उभर कर आए हैं, वह एक समस्या है। नीति आयोग ने हाल में जिस तरह से उसकी बैठक हुई, उस बैठक में राज्यों ने विरोध करना प्रारंभ किया, वह नया बदलाव है। इन सारी चीज़ों को अत्यंत गंभीरता से हमें अवधारणात्मक मुद्दों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। पहले एक परंपरागत व्यवस्था होती थी कि हम 3 अलग अलग भागों में बांट करके उसको पढ़ लिए और उसका उत्तर भी लिख सकते थे। आज की स्थिति में हमें हर बदले हुए भाग को समझने की आवश्यकता है। कोविड के समय में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में परिवर्तन करके केंद्रीकरण की ओर ले जाने की कोशिश की गई। वह अच्छा है या बुरा है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि इससे संघ राज्य संबंधों में बदलाव क्या आया। इसी तरह से आदित्य जी देखिएगा, इस साल एक सीएजी पर प्रश्न पूछा गया, तो सीएजी की परंपरागत भूमिका के अलावा उसकी एक आधुनिक अपेक्षित भूमिका भी पूछी गई कि सीएजी को इसके अतिरिक्त भी कुछ भूमिका का निर्वहन करना है। तो वह अतिरिक्त भूमिका एक नैतिक जवाबदेही के तौर पर, नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर सीएजी के सामने उभर कर आ रही है। तो जो परंपरागत जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के साथ साथ नैतिक उत्तरदायित्व, और जो एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, विद्यार्थी समझते होंगे, एक ब्रह्मांडकीय उत्तरदायित्व होता है। उस उत्तरदायित्व को समझना और उसके अनुसार भारत के वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक लोकपाल की भूमिका निभाने की जो जिम्मेदारी आज सीएजी के पास है, सीएजी को वह समझने की आवश्यकता है। और जब विद्यार्थी उत्तर दे रहा था 2024 की परीक्षा में, तो उससे यह अपेक्षित था कि वह सीएजी के उस पहलू को सामने लाए जिस पहलू को सामान्य तौर पर हम देख नहीं पाते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों का हम विश्लेषण करें तो इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंचा जा सकता है कि आज हमें गहन अध्ययन की ज़रूरत है, और उस गहन अध्ययन में हमें स्टैटिक पार्ट और डायनेमिक पार्ट दोनों को शामिल करने की आवश्यकता है। आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि अभी का जो समय है, इस समय का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए।
जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी के तैयारी से संबंधी जो योजना होती है, यह समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय होता है। इसी समय में विद्यार्थी अपने गहनतम अध्ययन के स्तर को प्राप्त करता है या करना चाहिए उसे। प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है, मुख्य परीक्षा भी समाप्त हो चुकी है अब, और जो नया विद्यार्थी है या जिस विद्यार्थी को प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा का अनुभव प्राप्त हो चुका है, उसके लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, जिस समय में वह अपने विश्लेषण की क्षमता को, अपनी रणनीतिक क्षमता को, अपनी लेखन शैली को, अपनी समझदारी के उस सब पहलू को वह टच करे जहाँ पर वह कमज़ोर है या अपने आप को कमज़ोर समझता है। और इस तरह से ये जो 4-5 महीना है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के पहले का, मुझे लगता है कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, फरवरी के महीने तक बच्चों को मुख्य परीक्षा का जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करना हो वो करना चाहिए। विशेष तौर पर राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित मुद्दों पर या गवर्नेंस से संबंधित मुद्दों पर उन्हें अधिक से अधिक अपने अध्ययन को गहराई तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सर, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि इस रणनीति में गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसकी केंद्रीय भूमिका होगी। तो गहन अध्ययन करने के साथ साथ एक सही रणनीति विकसित करने में जो जीएस मेंस एडवांस कोर्स है हमारा विजन आईएएस का, वो कैसे मदद करेगा? तो इसको समझने के लिए, जानने के लिए एक बार सर इसके पूरे स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बता दें। ये आदि जी, आपके माध्यम से मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों को गंभीरता से ये बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट के माध्यम से निरंतर एक नवीन प्रयास, एक सृजनात्मक प्रयास होता है और उसी प्रयास की एक अगली कड़ी है यह एडवांस कोर्स। इस एडवांस कोर्स को सबसे पहले इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह यूपीएससी के द्वारा अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं या जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तथा पूछे जाने की संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए, सारे तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। और इस कोर्स के माध्यम से हमारा जो ध्यान होगा वह बच्चों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर और उनकी एनालिटिकल एबिलिटी पर होगा। हमारा ध्यान होगा कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वे किस तरह से अपने टारगेट को फोकस करें, उनका ध्यान किस तरह से उस विषय के प्रति, उस विषय से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन पहलुओं के प्रति उनका ध्यान कैसे जाए, इस पर हमारा यहाँ पर विशेष फोकस होने वाला है। हमारी यह कोशिश होगी कि विद्यार्थी हर उस पहलू को जो इस विषय से संबंधित है, उस हर पहलू को वह समझने में कामयाब हो, रटने के बजाय समझने पर ध्यान दे और समझ करके वह उसको आत्मसात करे, इस तरह से कि आए हुए कोई भी प्रश्न हो उस प्रश्न का उत्तर वह अत्यंत खूबसूरती से, बगैर किसी तनाव और दबाव के, पूरे विश्वास से दे सके। हमारा ध्यान होगा राइटिंग एबिलिटी पर, हमारा ध्यान होगा एनालिटिकल राइटिंग एबिलिटी पर, हमारा ध्यान होगा परीक्षा में न सिर्फ सही उत्तर देने पर बल्कि सर्वोत्तम उत्तर वह कैसे दे, इस पर ध्यान होगा। और इसी को ध्यान में रखकर यह कोर्स हमारा तैयार हुआ है। और इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है, एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें मिनी टेस्ट की हम का प्रावधान लेकर आ रहे हैं। और मिनी टेस्ट अपने आप में एक न सिर्फ नवीन बल्कि उन विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नया अनुभव ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने स्वयं का सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण करने का अवसर भी प्रदान करेगा। तो मतलब सर, मेंस एडवांस कोर्स में कंटेंट के साथ साथ डेली पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट की भी भूमिका होगी, महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो सर, उसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं कि जिसके बारे में उसकी भूमिका को और समझ पाएं स्टूडेंट्स। आदि जी, मिनी सेक्शनल टेस्ट का जो हमारा मकसद है वह यह है कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से विद्यार्थी तैयारी करता है उसके हर कदम का सही समय पर सही दृष्टिकोण के साथ पेशेवर मूल्यांकन हो, ताकि विद्यार्थी हर अगला कदम सर्वोत्तम उठाए। हमारी यह कोशिश होती है कि हम 0 एरर तक पहुँचें, जहाँ त्रुटि की कोई संभावना ही ना हो।
तो यह मिनी सेक्शनल टेस्ट इसलिए है कि हर पड़ाव पर विद्यार्थी कुंदन की तरह परीक्षण से गुजरे और अपने आप को एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में, एक ऐसे अभ्यर्थी के रूप में निखार कर लाए जिसके पास वह संपूर्ण जानकारी हो, जिस जानकारी के आधार पर वह आत्मविश्वास के साथ परीक्षा केंद्र में जाए और अपना उत्तर लिखे। यह मूल मकसद है जो मिनी सेक्शनल टेस्ट है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इस टेस्ट के माध्यम से हम उसके न सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी को, एनालिटिकल एबिलिटी को, बट वह कैसे प्रेजेंट करता है अपनी बातों को, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, किस तरह से भाषाई परिपक्वता वह दिखाता है, इन सारी चीज़ों पर हमारा ध्यान होगा। क्योंकि हम यह मानते हैं कि एक लोक सेवक बनने के लिए जिस व्यक्तित्व की आवश्यकता है, उस व्यक्तित्व के परीक्षण का यह पहला भाग है कि वह लिख करके अपने व्यक्तित्व का परिचय किस तरह से दे रहा है। तो इसलिए मिनी सेक्शनल टेस्ट जो रखा गया है उसका मकसद यही है कि हर छोटे से छोटे पहलू का हम सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण करके, और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करें, और अच्छाई है तो उसको और अच्छा करने का प्रयास करें। यह हमारा मूल मकसद है इस टेस्ट का। जी सर, मतलब जीएस एडवांस कोर्स एक साथ दो पहलुओं पे काम करेगा, एक तो कंटेंट प्रिपरेशन और दूसरा इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स का, जो कि जिस सेल्फ असेसमेंट में उसके लिए सहायक होगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। सर, जो इवैल्यूएशन है, यह इवैल्यूएशन केवल उत्तर लिखने का नहीं होगा, केवल क्या पढ़ा है इसका नहीं होगा, बल्कि एक लोक सेवक के अपेक्षित व्यक्तित्व के अनुसार वह उत्तर को किस तरह से लिखता है, किस तरह से उत्तर का प्रस्तुतिकरण होता है, इस चीज़ पर भी हमारा पूरा ध्यान होगा, ताकि वह केवल सही उत्तर न लिखे बल्कि सर्वोत्तम उत्तर लिखने की दिशा में अग्रसर हो। इसलिए इवैल्यूएशन केवल उसके पठन पाठन का नहीं, बल्कि उसके पठन पाठन के प्रस्तुतिकरण का भी होगा, उसकी तैयारी के प्रस्तुतिकरण का भी होगा। अब जबकि हमने सारे पक्षों पर विस्तार से बातचीत कर लिया है, तो अब आपका उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या एक संदेश होगा या क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए आ रहे हैं या लेना चाहते हैं? आदित्य जी, समय गुजरता जा रहा है और मैं मानता हूं कि इस स्तर की परीक्षा के लिए हमें 1 मिनट का भी विलंब नहीं करना चाहिए। तो मेरा यह सुझाव होगा अपने विद्यार्थियों को कि वे यथाशीघ्र इस कोर्स के साथ जुड़ें। विशेषज्ञों का सहयोग, मेंटर्स का सहयोग, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि से संबंधित हर आवश्यक सहयोग, और कुल मिलाकर संक्षेप में यदि कहूँ तो वह हर सहयोग उन्हें प्राप्त होगा जिस सहयोग के माध्यम से वे अंततः अपने आप को एक ऐसी स्थिति में महसूस करेंगे जहाँ से उनकी सफलता उन्हें अच्छी तरह से दिखाई देगी और पूरे आत्मविश्वास के साथ वे इस भविष्य की परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो इनरोल होंगे तो उनको हर तरह की विशेषज्ञ पेशेवर सहयोग की प्राप्ति होगी, जिसके माध्यम से वे अपने आप को एक सही दिशा में मार्गदर्शित कर पाएंगे। सारे पहलुओं पर काफ़ी विस्तार से आपने सर बताया सर, इसके लिए धन्यवाद सर। लेकिन अंत में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा सर कि हमारे एस्पिरेंट्स के लिए एक कोई फाइनल मैसेज दें कि अपनी तैयारी में कैसे आगे बढ़ना है सर। यह आवश्यक है कि समय का सदुपयोग हमें करना है और समय पर सही निर्णय अगर हम लेते हैं तो समय हमें सफलता दिलाती है। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से, सभी अभ्यर्थियों से जो लोक सेवा की भावी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, वे समय पर सही निर्णय लेकर आत्मविश्वास के साथ रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी तैयारी करें। समय उन्हें निश्चित तौर पर सफलता प्रदान करेगा। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आदि। इस प्रकार हमने देखा इस बातचीत में कि जीएस मेंस एडवांस कोर्स आपकी तैयारी की रणनीति में कैसे सहायता प्रदान कर सकता है और आप इसका कैसे लाभ उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी की सफलता 2 मुख्य बिंदुओं पर निर्भर करती है, एक निरंतरता और राइट गाइडेंस, जो कि दोनों यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इसलिए आप लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और इस तरह की बातचीत को सुनने के लिए विजन आईएएस के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।